नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। महाराष्ट्र में बीएमसी, पुणे और नागपुर समेत महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। जहां कांग्रेस के लिए यह तगड़ा झटका साबित हुआ, तो वहीं एनसीपी और एमएनएस जैसी लोकल पार्टियों ने तो सपने में भी ऐसा हश्र नहीं सोचा होगा। नतीजों के बाद शिवसेना बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने उभरी है। 227 सीटों में शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की है और बीजेपी ने 82, जबकि कांग्रेस को मुंबई में सिर्फ 30 सीटें मिली। वहीं महाराष्ट्र के बाकी 9 निकाय चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बीजेपी को यह फायदा पूरे महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ने से मिला। वहीं इन चुनावों में कांग्रेस की हालत और खराब हो गई है। एनसीपी को भी काफी नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के नतीजों को देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजों का ट्रेलर माना जाए? क्या महाराष्ट्र में कमजोर कांग्रेस यूपी में अखिलेश की नाव डुबोएगी? और क्या इन नतीजों को नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार के लिए जनमत कहा जा सकता है? हम ये सवाल इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना ने भी मोदी सरकार का विरोध किया था। तो क्या महाराष्ट्र की जनता ने नोटबंदी के विरोधियों को सबक सिखाया है? हम आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में पूछेंगे कि क्या महाराष्ट्र में नोटबंदी का विरोध करने से कांग्रेस की वोट बंदी हुई और बीजेपी के वोट प्रतिशत में बंपर बढ़ोतरी हुई? क्या महाराष्ट्र के नतीजों को यूपी का ट्रेलर माना जाए? और क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की जबरदस्त हार से यूपी में भी अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बज गई है? आज महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस नजर ही नहीं आती है। अखिलेश जी, वो तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबे सनम। अब आप बच नहीं सकते। खिसियाता वही है जो लड़ाई हार जाता है, पुरानी बातें वही याद दिलाता है जो लड़ाई में पीछे छूट जाता है। इसलिए आपने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता आपका गलत है। जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत हमने की है और इन मेहनतों के बावजूद जनता ने जो फैसला दिया वो शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में है। इसको स्वीकार करना चाहिए, फिर नए सिरे से काम करने की तैयारी में जुटना चाहिए। सब ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतर घात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से ये सारा रिजल्ट निकल के आया। ये भी साफ साफ दिख रहा है। तो विधानसभा चुनाव आप लोगों ने अलग अलग लड़ा था, फिर बाद में एक हो गए थे सत्ता के लिए। अभी भी वही स्थिति है, तो क्या इस बार भी सत्ता के लिए आपको क्यों जल्दी है इतनी? थोड़ी देर पहले अभी थोड़े मुंह तो मीठा करिए। हमारी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है मुंबई में। और जो मैंने बात कही, कुछ हमारे प्रत्याशी तो कितने 7 वोटों से, 15 वोटों से, ऐसे वोटों से हारे हैं। भाजपा की मुंबई की 40 की औकात नहीं, ये कहने वालों को मुंबई के मतदाताओं ने जोरदार चपड़ा चांटा लगाया है और इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ जल्लोष मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बीजेपी का काफी बुरा हाल आप लोगों को करना है और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का पहला सवाल, क्या महाराष्ट्र के नतीजों का यूपी में दिखेगा असर? दूसरा सवाल, क्या कमजोर कांग्रेस यूपी में डुबाएगी अखिलेश की नाव? तीसरा सवाल, क्या नोटबंदी के विरोध से हुई कांग्रेस की वोटबंदी? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का चौथा सवाल, क्या महाराष्ट्र के नतीजों से बीजेपी का बढ़ेगा देश में असर? और आज इन्हीं सवालों पर बिग स्टोरी बिग डिबेट में बात करेंगे बीएमसी का यूपी इंपैक्ट। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। महाराष्ट्र से लेकर लखनऊ तक, मुंबई से लेकर लखनऊ तक का पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ अनंत तारे हैं, लीडर शिवसेना। मेरे साथ नवाब मलिक है, स्पोक्स पर्सन एंड लीडर ऑफ एनसीपी। मेरे साथ संजू वर्मा है, स्पोक्स पर्सन एंड लीडर बीजेपी। मेरे साथ नीरजा चौधरी जी हैं इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार। और मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे डॉक्टर राजू वाघमारे। मेरे साथ
एमएच खान जुड़ेंगे और संजीव मिश्रा जुड़ेंगे बीएसपी और एसपी से। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अनंत आर्य, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सबसे पहले तो बधाई आपको, कांग्रेचुलेशंस। सबसे बड़ी पार्टी बनकर आप उभरे हैं बीएमसी के रिजल्ट चुनावों में। लेकिन अनंत आर्य, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद मेजॉरिटी नहीं है, क्या कहेंगे? ये सही है कि मेजॉरिटी तक पहुंचने को कुछ सीट्स कम हो गए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच के ये लड़ाई लड़ी थी वो तो सफल नहीं हो गए। वो चाहते थे कि मुंबई से ये सत्ता शिवसेना के हाथ से जाए, वो ऐसा नहीं होता। मेयर तो शिवसेना का ही हो जाएगा। और दूसरी बात, ये नोटबंदी का जो बात किया तो उसका तो फटका इनको बैठा है। ये पूरे राज्य में सम्माननीय मुख्यमंत्री के कितने सभा हो गए? नहीं, अनंत आर्य साहब नोटबंदी पर आएंगे, राज्य पर आएंगे, महाराष्ट्र की नगर निकायों पर आएंगे, लेकिन बीएमसी की पहले बात करते हैं। शिवसेना ने अकेले चुनाव लड़ा। कल तक आप ये कह रहे थे हमारी मेजॉरिटी आएगी, और आप एग्जिट पोल को नहीं मान रहे थे। आज लगता है कि एग्जिट पोल जैसे ही आंकड़े नतीजों में आ गए हैं। सर, शिवसेना कैसे बनाएगी मेजॉरिटी में अपना मेयर? मेजॉरिटी है नहीं, मेयर कैसे बनाएंगे बगैर बीजेपी के? कोई आपके पास ऑप्शन है क्या? देखो, ये राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नवाब मलिक साहब बैठे, वो भी सोचते क्या करना क्या नहीं करना। उनके अध्यक्ष माननीय पवार साहब भी है, ये एमएनएस है और निर्दलीय है। ये सब ये प्रोबेबिलिटी बोले तो ये इनके साथ समझे कि नहीं। यहाँ पे माननीय उद्धव जी ने अभी कहा है कि इतना घाई करने की क्या जरूरत है, आप भी पेड़ा तो खाओ थोड़ा। हम लोग को जो कम से कम 2 वोट क्यों है ना, 2 सदस्य ज्यादा हो गए है, इसमें शिवसेना की जीत है। और वो उन्होंने जो बोला था मेयर ये शिवसेना का रहेगा, वो मेयर शिवसेना का रहेगा, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। बात रही इनका जो पारदर्शिकता और माफिया राज और ये सब उद्धव जी की चौकसी करने। ठीक है अनंत आर्य साहब, मुझे कल ही बोल रहे थे आप लोग, कल ही मुझे बोल रहे थे हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र के थे कि बीजेपी और शिवसेना ने लड्डू ऑर्डर कर दिए हैं। तो लड्डू तो आपके बेकार नहीं गए, लेकिन क्या उन लड्डुओं की मिठास थोड़ी कम रहेगी? क्योंकि शुरुआती रुझान में आप 100 से ऊपर जाते हुए दिख रहे थे। संजीव वर्मा, आपके पास आऊंगा और कांग्रेचुलेशंस टू यू टू मैम, क्योंकि आप भी 31 से 81-82 पर पहुंचे हैं और ये छोटी मोटी जीत नहीं है। लेकिन संजीव वर्मा, बावजूद इसके, बिना शिवसेना के आप भी बीएमसी में मेयर बना नहीं सकते या मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकते। तो जो चुनावों के दौरान हमने एक दूसरे पर छींटाकशी, आरोप, भ्रष्टाचार, कोबरा और पता नहीं क्या क्या सुन लिया, वो सब अब गई बात हो गई। मैं पहले कुछ 1-2 मुद्दे आपके सामने रखना चाहती हूं। जो छींटा तानी हुई है, गाली गलौच हुआ है, वो बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ है। आप पिछले 3-4 महीनों के न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, मीडिया में जैसी मैम, मैं आपको शब्दशः बता सकता हूं किरीट सोमैया ने क्या कहा, मैं आपको बता सकता हूं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, मैं आपको बता सकता हूं आपके दूसरे लीडर्स ने क्या कहा। क्या आपने शिवसेना के प्रवक्ता को बीच में टोका नहीं? क्या आप मुझे मेरी बात कहने देंगे? फिर बिल्कुल, आप पूरी बात करिए, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स रख रहा हूं आपके सामने, आप भी फैक्ट्स पे बात करिए। हाँ तो प्लीज आप अपनी टिप्पणी मेरे बोलने के बाद दीजिए। जैसे आपने शिवसेना वाले को बिल्कुल बिना उन रोक टोक के बोलने दिया, मेरे साथ भी थोड़ा आप कर्टसी दिखाइए। बिल्कुल कर्टसी है, पूरी कर्टसी के साथ। यू आर माय गेस्ट। संजय राउत ने सितंबर 2016 में कहा कि सितंबर 2016 में कहा वी क्वेश्चन द सर्जिकल स्ट्राइक्स। फिर दिसंबर में उद्धव ठाकरे जी कहते हैं डीमोनेटाइजेशन इज द वर्स्ट इकोनॉमिक डिसीजन इन द लास्ट 100 years ऑफ द कंट्रीज हिस्ट्री। पता नहीं उन्होंने 100 साल का आंकड़ा कहां से लाया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इन 70 years आई विल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस। और इसका सबसे बड़ा श्रेय आज जो भारतीय जनता पार्टी, आप खाली बीएमसी की तरफ मत देखिए, आप पुणे देखिए, नागपुर देखिए, अकोला देखिए, उल्लासनगर देखिए, आप अग्री संजीव वर्मा, अग्री, बिल्कुल। और वही हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीएमसी से उत्तर प्रदेश के लिए कोई यहाँ पर संकेत मिलता है? मेरे साथ उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, लेकिन पहले बीएमसी की बात करते हैं। संजू जी पहले बीएमसी की बात करते हैं। बीएमसी में
मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रही बीच में टोकिए मत, मैं नहीं टोकूंगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, ये हम सब मानते हैं। नागपुर की बात कीजिए, अमरावती की बात कीजिए, सोलापुर की बात कीजिए, अकोला की बात कीजिए, हर जगह बीजेपी का भगवा झंडा। संजू जी सुनिए, अनंत तारे भी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं अनंत तारे के पास जाऊंगा, लेकिन संजू जी सुनिए, संजू जी सरकार को देती हूं। संजू जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। संजू जी मेरा एक सीधा सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए। आप बीएमसी में पारदर्शिता, संजू जी मेरा सवाल सुन लीजिए। भ्रष्टाचारहीन गवर्नमेंट मुंबई कर संजू वर्मा मेरा सवाल सुन लीजिए। संजू वर्मा, मुझे मालूम है आप जीती हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपको बहुत ज्यादा लोगों ने सिर पे बैठाया है, लेकिन संजू वर्मा मेरा एक सवाल सुन लीजिए। एक्साइटेड नहीं हूं, आपके सामने मुद्दे रख रही हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए बीएमसी, संजू वर्मा, बीएमसी में बिना शिवसेना के क्या आप अपना मेयर बना पाएंगी? इसका एक जवाब दे दीजिए, बिना इधर उधर जाए बस। देखिए, मैं आपको एक बात साफ साफ कहती हूं, प्रवक्ता के तौर पे यहां बैठ के यह टिप्पणी करना कि मेयर किस पार्टी का बनेगा, बीजेपी और शिवसेना का अलायंस आगे चल के क्या रूप लेगा, राजनीतिक समीकरण कैसा होगा, इस पे टिप्पणी मुझे नहीं लगता कि प्रवक्ता के नाते मेरा यहां पर देना सही होगा। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहना था कहा है। अभी 2-3 दिन देखिए, आप ही खुद कह रहे हैं एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, तो आप पत्रकार होकर भी इतना एक्साइटेड मत होइए। 3-4 दिनों में सारा नहीं, हमें तो बड़ी एक्साइटमेंट है मैम। हम तो पिछले एक हफ्ते से बड़े एक्साइटेड होकर इस इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि 20 साल का संबंध जिन पार्टियों ने तोड़ के चुनाव लड़ा था, वो क्या इलेक्शन के बाद भी अपना संबंध अलग रखेंगे, या संबंध फिर वही जो हमने विधानसभा चुनाव में देखा तो वही होगा। नीरजा जी हंस रही है, नीरजा जी मैं आपके पास आऊंगा, नीरजा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन नवाब मलिक से एक रिएक्शन ले लेता हूं। नवाब मलिक, यू आर अ सीनियर लीडर ऑफ महाराष्ट्र सर, आप महाराष्ट्र की, मुंबई की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन सर क्या हुआ, आपकी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की नब्ज क्यों नहीं समझ पा रही है सर? डबल नंबर भी नहीं रहा आपके पास बीएमसी के चुनावों में, एक सिंगल नंबर में सिमट कर रह गई आपकी पार्टी। नहीं, शायद आप 15 साल से ये चौथा चुनाव है जब एनसीपी मुंबई में चुनाव लड़ रही है। हमारी 13 सीटों से अधिक सीटें कभी भी जीत के नहीं आई। इस बार हमें निश्चित रूप से 4 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन कुल मिला के जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें एक पर्याय के रूप में एनसीपी कांग्रेस एक महागठबंधन बनाती तो निश्चित रूप से कोई नतीजे अलग तरह के आते। अब एमआईएम जैसी पार्टियों को अगर भारतीय जनता पार्टी फंडिंग करेगी, मुंबई महानगर पालिका के कुल उम्मीदवारों को खर्च की मर्यादा थी 22 करोड़ 70 लाख रुपये, और 500 करोड़ रुपये के विज्ञापन दिए जाएंगे, शहर की सारी होर्डिंगें पोत दी जाएंगी, अखबार पूरे जैकेट भरे जाएंगे। अगर 500 करोड़ के बजट से चुनाव पैसे से लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से भ्रमित करने का खेल हुआ है। लेकिन जो बीजेपी कह रही थी कि हम 1 नंबर पे मुंबई में रहेंगे, हमें लगता है कि नतीजे बहुत ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में हैं, या मतदाता बहुत हैं। आप नोटबंदी का सवाल उठा रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में अगर सभी दलों के वोट देखेंगे तो बीजेपी से 2 गुना से ज़्यादा है। तो अगर उसको नवाब मलिक मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं एनसीपी के सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बीजेपी पे भी आता हूं सर बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बन नहीं, इसलिए क्योंकि पुणे में आपका गढ़ आपने खोया, आपने लातूर में अपना गढ़ खोया। आप सुनिए, लेकिन नहीं, लातूर में हमारा गढ़ नहीं था, पूना में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमें। जरा सुनिए ना आप, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमारी पूना में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, हम कांग्रेस के समर्थन से पूना चला रहे थे, ये सच्चाई है। लातूर में कोई महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है, लातूर के जिला परिषद के चुनाव है, जहां पर कांग्रेस के जिला परिषद में संख्या थी। निश्चित रूप से हम अलग अलग चुनाव लड़े। एमआईएम जैसे दलों को फंडिंग करके भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 सालों से महाराष्ट्र में राजनीति करवा रही है, तो वोटों के बंटवारे का फायदा हुआ है इससे। सर ये इलेक्शन के बाद ये क्यों नजर आता है? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा नवाब मलिक, आई विल कम टू यू, लेकिन मैं आप जाऊंगा डॉक्टर राजू वाघमारे के पास। डॉक्टर राजू वाघमारे, ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस एक के बाद एक अपने सारे गढ़ खोती जा रही है? और महाराष्ट्र तो बहुत पुराना गढ़ था, पृथ्वीराज चौहान के इलाके में आप हार गए, अशोक चौहान के इलाके में हार गए आप, आधी सीटें रह गई बीएमसी में आपकी। क्या हो रहा है ये? नहीं, सबसे पहली बात कि अशोक चौहान जी के गढ़ में नांदेड़ में हमने विजय प्राप्त की है, सिंधुदुर्ग में विजय प्राप्त की है। ये हम मंजूर करते हैं कि ये इलेक्शन में हमें कुछ
जितना यश मिलना चाहिए था उतना यश मिला नहीं, लेकिन इसके पहले 2 महीना पहले जो नगर पंचायत का इलेक्शन था उसमें हमने सेकंड नंबर पे। सर आज की बात करिए ना, अब राजू वाघमारे साहब, संजय निरुपम को इस्तीफा देना पड़ गया और अभी भी आप क्रेडिट ले रहे हैं 2 महीने पहले का। मेरी बात तो सुनिए सर, हम कभी भी ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारी स्थिति कुछ अच्छी है, हमारी स्थिति कुछ गंभीर हो चुकी है। हम इसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हमारे संगठन में कुछ बदलाव लेके आपको क्या लगता है? और हम इस चुनाव में जो जिस तरह से हम जो पोजीशन पे है उस पोजीशन से नहीं, हम डॉक्टर राजू वाघमारे, आपको क्या लगता है आखिर क्या कारण है कि आप एक के बाद एक हर चुनाव में इस तरह से हारते जा रहे हैं? नहीं, हर एक चुनाव में नहीं हारे, हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं। इस चुनाव में हमें कुछ जगहों के ऊपर हमारी स्थिति कम हो गई है, जो स्थिति थी उससे हम कम हो गए। इसका कारण ये है कि हमारे संगठन में कुछ बदलाव लाना जरूरी है। अच्छा, बीजेपी को बधाई देंगे महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत के लिए? वाघमारे साहब बीजेपी को बधाई देते हैं इतनी बड़ी जीत के लिए? पहली बात है कि बीजेपी ने पूरे तरह से इस चुनाव के तरीके को, रूल्स को तोड़ के इस चुनाव को जीतने की कोशिश की है। इन्होंने खुलेआम तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए आप लोग? इतना नहीं, हम गए ना, हमने तो तकरार भी की है। तो फिर आपकी बात का असर हुआ इलेक्शन कमीशन में? आज बम्बई में, आज बम्बई में 1000 होल्डिंग्स है। हर होल्डिंग्स को हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी अखबार में, हर चैनल में आज इन्होंने इतना पैसा खर्चा कर दिया है, इतना पैसा खर्चा किया है कि उसका कोई लिमिट नहीं। हम इसके बारे में भी अभी चुनाव कमीशन के पास तकरार करेंगे। इनके जो प्रेसिडेंट है दानवे साहब, इन्होंने तो खुलेआम कह दिया, कि अगर कोई पैसा दे रहा है तो आप पैसा ले लो। फडणवीस जी जैसा। सर वाघमारे साहब मुझे लगता है कि ये इलेक्शन हारने के बाद की खींच है। सर आज आप कह रहे हैं बीजेपी ने इलेक्शन का नियम तोड़ा, आप ये कह रहे हैं इलेक्शन 1000 पोस्टर लगाए। सर ये चीज आपको इलेक्शन से पहले बोलनी होती, इलेक्शन कमीशन आपकी शिकायत पर संज्ञान लेता, और अगर होता तो वो होता। अब जब रिजल्ट आ गया तो बजाय ये कहने की कि कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया, आप ये कह रहे हैं सर कि बीजेपी ने नियम तोड़ के इलेक्शन जीता। ये सही बात है, हम जो बोल रहे हैं उसमें गलत क्या है? ये आप भी समझ सकते हो, और हमने ये शिकायत की है। हम आज बात नहीं कर रही है। और अनंत तारे ये लोगों ने मोदी गवर्नमेंट और फडणवीस गवर्नमेंट पे अपना ठप्पा लगाया है। जब भी आप पूछ रहे हो इस बात से आप नकार नहीं सकते। बीजेपी का महापौर बनेगा या सेना का बनेगा, बॉस ये इनका ये मामला है कि ये दोनों की मैच फिक्सिंग थी। ये मैच फिक्सिंग की तरह ये पूरा इलेक्शन। सर मैच फिक्सिंग थी भी तो जनता ने इस मैच फिक्सिंग को सलाम कहा है। गले में मैच फिक्सिंग थी भी तो जनता ने इस मैच फिक्सिंग को सलाम कहा है। नीरजा जी 1 मिनट में आ रहा हूं, अनंत तारे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नवाब मलिक जी आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं सर आपके पास। नवाब मलिक जी आ रहा हूं। अनंत तारे ये मैच फिक्सिंग थी भी, अगर ये मैच फिक्सिंग थी भी तो इस मैच फिक्सिंग के दौरान एक दूसरे पर बहुत कीचड़ उछाला गया और आपके शीर्ष नेता उद्धव ठाकरे तक के ऊपर जांच की बात कह दी गई है। उसके बावजूद क्या कोई विकल्प और है बीजेपी के अलावा? देखो मैं पहले कह चुका हूं नीरजा जी 1 मिनट में, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सिर्फ कांग्रेस के साथ हमारा कभी गठबंधन नहीं होता है। दूसरा विकल्प कोई भी नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि ये शिवसेना और बीजेपी साथ में संजू वर्मा जी, क्योंकि इनकी ये मैच फिक्सिंग थी और संजू वर्मा जी ने कहा है महाराष्ट्र की जनता को गुमराह। मैं आ रहा हूं संजू जी रुकिए, संजू जी रुकिए। कि आप सबको बोलने दे रहे हैं पर मेरा तो नंबर नहीं लग रहा है। अरे मैं आ रहा हूं आपके पास, और भी गेस्ट हैं, आ रहा हूं। तो आप करते रहे, इसलिए आपको तो सरकार ने सब सरकार से बाहर निकाला, केंद्र से निकाला, राज्य से निकाला और बीएमसी भी निकाला। यहाँ पे जो संजू वर्मा जी कहा है कि ये शिवसेना से मुंबई और थाना के लिए है। उनको पता है कि हमारे 18 सांसद है, 63 एमएलए है और थाना का पूरा मेजोरिटी आया है। मुंबई में 84 मिल रहा है। ये पूरे राज्य में ग्रास रूट तक जाने वाला एक ही पक्ष है जिसको आप आज की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए। काम करने वाला पक्ष है, इसलिए आज और अभी की बात कीजिए। आप सिर्फ थाने और मुंबई तक सीमित रह चुके हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते। कोशिश किया
ये इन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया, तो ये शिवसेना को हमने बाहर कोशिश निकालने नहीं की- की, हमने करके ओके दिखाया ओके साहब। संजीव वर्मा, अनंत आर्य, ओके अनंत आर्य, BV10, अनंत आर्य रुकिए, प्रेसिडेंट ने चालू किया कि अनंत भाई आर्य, हाथ- ओके। हाथ बढ़ा देंगे तो हम हाथ मिलाएंगे। अनंत आर्य, अनंत आर्य, ठीक ओके है, ओके, क्या नीरजा जी मैं आपके मुझे पास बोलने आऊंगा, नहीं ओके 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 ओके, अनंत आर्य रुकिए, अनंत आर्य 2 मिनट में आपके पास आता हूं, लेकिन नीरजा जी अब आपके पास आऊंगा और बात आगे बढ़ाते हैं। मैम हम बीएमसी का यूपी इंपैक्ट बात कर रहे हैं आज। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीएमसी के चुनावों में बीजेपी को, या कहे महाराष्ट्र सिविक पोल्स में बीजेपी को जिस तरह से बढ़त मिली, जिस तरह से जीत हासिल हुई, क्या उसका कोई संकेत आप इससे आगे निकलते हुए देखती हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में? और आपको लगता है कि बीएमसी का रिजल्ट महाराष्ट्र में कोई नई पॉलिटिक्स ला पाएगा, या कोई और दूसरी वही जो पॉलिटिक्स आज तक चलती रही है महाराष्ट्र में, एक दूसरे को पहले गाली देना और फिर चुनावों के बाद मिल जाना, वही एक बार फिर से दोहराया जाएगा? 2 सवाल है मेरे मैम आपसे। देखिए, मैं दूसरा सवाल पहले आंसर करूंगी आपका। थियोरेटिकली स्पीकिंग शिवसेना कांग्रेस के साथ जा सकती है और मेयर बना सकती है, और चाहे वो शिवसेना है, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसीपी है, चाहे एमएनएस है, सबको आज भय है कि एक चढ़ता हुआ सितारा जो बीजेपी रूप में उभर महाराष्ट्र में सबकी बेस को खत्म करता चला जा रहा है। तो ये भय क्या इन लोगों को इकट्ठा कर पाएगा, और क्या ये नेचुरल अलायंस होगा? कांग्रेस के लिए बहुत धर्म संकट होगा कि अगर आज वो सपोर्ट करता, अगर मान लीजिए शिवसेना उनकी मदद मांगती है, और मुझे जहां तक पता चला है कि शिवसेना के नेताओं ने बैक चैनल से कांग्रेस की तरफ हेल्प मांगी है। क्या सही है क्या नहीं, यहाँ जो बात आ रही है सामने, क्या कांग्रेस ये करेगी तो यूपी के ऑनगोइंग चुनाव में माइनॉरिटी वोट पे कितना असर पड़ सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल होगा। ठीक है, ओके, जिसको नकार नहीं पाएगी। ओके ओके, नीरजा जी आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम आपके पास आते हैं, लेकिन अब लखनऊ का रुख करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी है यहां पर नीरजा जी ने। और संजीव मिश्र समाजवादी पार्टी से और एमएच खान बहुजन समाज पार्टी से इस वक्त मेरे साथ इस पैनल में है। संजीव मिश्र, पहले आपके पास आऊंगा। संजीव मिश्र, क्या डर है कि कांग्रेस जिस तरह से अपनी नैया महाराष्ट्र में डुबो चुकी है, कहीं आपकी नैया यूपी में ना डुबो दे? आपने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का सफाया महाराष्ट्र में होता दिख रहा है, आधी सीटें रह गई हैं, कहीं आपके लिए खतरा ना बन जाए यूपी में? नहीं गौरव, देखिए एक बात और दिखाई दे रही है बीएमसी के चुनाव में। जिस तरीके के शिवसेना भी जीत करके आई है, और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने जितना बढ़िया काम उत्तर प्रदेश में किया है, मैं समझता हूँ इसका भी एक संदेश है। तो साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो काम करने वालों या काम जिनका बोलता है उनकी, या जो लोग जुमलेबाज हैं उनके बीच में है। तो बहुत साफ। सर मेरे सवाल से मत भागिए, सर मेरे सवाल से मत भागिए। मेरा सवाल है, कांग्रेस हर जगह बीजेपी से हार रही है, क्या उत्तर प्रदेश में आपके लिए हार का कारण ना बन जाए? गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। डर है कहीं कि कांग्रेस आपके लिए हार का कारण ना बन जाए यूपी में? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक चुनावों में चाहे महाराष्ट्र का चुनाव ले ले, चाहे इससे पहले दूसरे असम के चुनाव ले ले। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो समझ। चलिए ठीक है, मैं आप तक आवाज पहुंचाएंगे, आप तक आवाज पहुंचाएंगे, लेकिन फिर से हम रुख करते हैं बीजेपी का। संजू वर्मा, क्या बीजेपी यूपी के लिए या 5 विधानसभा चुनावों के लिए भी इसको कोई संकेत मानती है अपने लिए? और मेयर तो देखिए गौरव जी, एक बात तय है, अमित शाह, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मुझे टोकिए मत। अमित शाह जी ने ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम यूपी में 300 सीटों से अधिक जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव गवर्नमेंट जो कहती है कि हमने 5 साल में 302 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बनाया है, बस आपने 5 सालों में वही किया है। हर 3 में से 1 नौजवान आज उसके पास नौकरी नहीं है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 33% है, जिसका मतलब है कि 67% जो वहां की युवा है, या तो उसके पास नौकरी नहीं है, या फिर वो यदि नौकरी करते हैं तो उसके लिए दे डू नॉट गेट रेलेवेंट वेजेस, जिसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजें यूपी में उभर कर आ रही हैं। और एनएसएसओ ने एक डेटा दिया है गौरव जी, जिसका मैं यहां पर आपको कुछ उसका विश्लेषण करके बताना चाहती हूं। कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2017 1 करोड़ युवा यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट के कगार पे खड़ा होगा।
और ये आप उस रीजन की बात कर रहे हैं, यूपी की, विच अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ नहीं, मुझे ये बताइए संजू वर्मा, संजू वर्मा, ठीक है, बी विद अस। संजू वर्मा रुकिए, संजू वर्मा ओके, संजू वर्मा रुकिए, संजू वर्मा रुकिए, संजू वर्मा, संजू वर्मा ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके ओके, नहीं ये तो मुद्दा है, लेकिन मुद्दा आज दूसरा है, ये मुद्दा दूसरा है। अहमद खान अरुण जेटली ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, अहमद खान अरुण जेटली ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि नोटबंदी को गरीबों ने सहारा दिया है, नोटबंदी पर रेफरेंडम है, ये नोटबंदी का समर्थन है। वो कह रहे हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने वालों के लिए ये अंत है बिल्कुल। वो राहुल गांधी पर भी हमला कर रहे हैं, वो नोटबंदी का भी क्रेडिट ले रहे हैं। यानी ये माने कि महाराष्ट्र से यूपी के लिए संकेत निकलता है, और ये संकेत है कि बीजेपी यूपी चुनावों में भी कहीं ना कहीं अच्छा करेगी। नहीं, बीजेपी कहां से अच्छा करेगी? देखिए, हाँ, शिवसेना ने जब नोटबंदी भारतीय जनता पार्टी ने किया था, मैडम जरा आप चुप हो जाइए, बहुत बोल चुकी, जरा दूसरे को भी सुनने दीजिए, एकदम चैनल पे हड़कम मत मचाइए आप। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नोटबंदी जिस वक्त हुई थी, शिवसेना ने भी विरोध किया था, और शिवसेना नंबर 1 की पार्टी वहां बन के आई है। और देखिए, आप देखिए, आप चुप रहिए, ऐसा दूसरों को सुन लीजिए, आप दूसरे की बोलने दीजिए ना। आप महिला है तो महिला की तरह से रहिए, आप दूसरे को भी बात दबाने की कोशिश मत करिए। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ हो रहा है, यहाँ सुपड़ा साफ हो रहा है आपका। यहाँ शिवसेना ने पहले विरोध किया था आपका नोटबंदी का, आपको पता नहीं है? शिवसेना ने विरोध किया था और शिवसेना ने आपको लात मार दिया, किनारे कर दिया, और शिवसेना नंबर 1 पे वहां आ गई है। तो उत्तर प्रदेश में ये चलेगा नहीं, ये चुनाव नहीं है, नगर पालिका का चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश में अब आप चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, काम तो कोई बोलता नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोग। अहमद खान फिर किसका काम बोलता है? अहमद खान काम किसका बोलता है? अहमद खान किसका काम बोलता है? आपको पता नहीं है? अहमद खान किसका काम बोलता है? बीजेपी का काम नहीं बोलता तो किसका काम बोलता है? सत्ता में आ गए, 15 लाख रुपए आएगा, ये आएगा, वो जाएगा, अब कब्रिस्तान पे आ गए, अब आ गए, उसका क्या नाम है, मुर्दों की लाश पे चलने शुरू कर दिए। जिंदों की बात करिए ना, कहाँ कब्रिस्तान, कहाँ शमशान। अरे जो जिंदा है उनकी नौकरी की बात करिए, जो जिंदा है उनको, जो भूखे मर रहे हैं उनकी बात करिए, जो जिंदा है किसान उनकी बात करिए। अहमद खान रुकिए, संजू वर्मा रुकिए, संजू वर्मा रुकिए, संजू वर्मा रुकिए। अहमद खान काम करते हैं, अपने को शामिल कर लिया। अहमद खान रुकिए, राजू बाग मारे आ रहा हूं, नवाब जी आपके पास। अहमद खान सुनिए, अहमद खान रुकिए, मेरा सवाल सुनिए सर। दोनों का सुपड़ा लीडर सर, प्लीज समाज पार्टी रुकिए, आपकी ट्रेन तो रुकी नहीं रही है सर, सुनिए तो। जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, सर सुनिए तो, और विकास सब खान साहब, सबका साथ, खान साहब ये कहते हैं। ठीक है, आप मुंबई में भी सरकार बनवा दीजिए बीएसपी की। क्या है इनका मामला? अहमद खान साहब सुनिए तो, अहमद खान साहब, संजू वर्मा रुकिए। अहमद खान मेरा सवाल सुनिए। अहमद खान, जिस तरह से कांग्रेस ने मुंह की खाई है बीएमसी चुनावों में और महाराष्ट्र सिविक पोल्स में, अहमद खान सुनिए मेरा सवाल, वरना मैं आपकी ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। सबसे बड़े कसाब तो अमित शाह हैं। अहमद खान मेरा सवाल सुनिए, मैंने अपना, वरना मैं आपकी ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। अहमद खान मेरा सवाल सुनिए। अहमद खान, ठीक है अहमद खान, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे, आपकी ऑडियो नहीं जा रही है अहमद खान ऊपर। अहमद खान सवाल सुनिए, तब मैं आपकी ऑडियो ऊपर पहुंचाऊंगा। अहमद खान, आप आदित्यनाथ की भाषा नहीं चलेगी। अहमद खान मेरा सवाल सुनेंगे आप? चलिए अहमद खान, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। संजीव, आपकी बात अधूरी रह गई थी। संजीव मेरा सवाल जो मैं आपसे पूछा था, मैं अहमद खान से पूछना चाह रहा था, लेकिन फिर आपसे ही पूछता हूं, क्या आपको डर है कि कांग्रेस यूपी में आपकी नैया डुबो देगी संजीव? और इसी सवाल का जवाब चाहिए मुझे। गौरव, आप मुझसे पूछ नहीं, संजू आपसे नहीं, संजीव मिश्रा से, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ओके, चली गई, बड़ी गलत बात है, ऐसे कैसे अपनी बात। संजीव, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लग रहा आवाज नहीं जा रही। नवाब मलिक साहब, आपके पास आऊंगा। नवाब मलिक साहब, आपको लगता है कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी से एक के बाद एक राज्यों में हार रही है, आपका अनुभव कहता है कि यूपी में भी कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए कहीं खेवनहार होने की बजाय डूबने का कारण बन जाए? नहीं, देखिए कौन सा तर्क आप दे रहे हैं मुझे पता नहीं। बिहार में अगर कांग्रेस लालू जी और नीतीश जी के साथ थी तो तारनहार बन गई वहाँ, यहाँ पे है तो खेवनहार नहीं बन पाएगी। हमें लगता है हर राज्यों की राजनीति अलग ढंग की होती है, और निश्चित रूप से जब 2 गठबंधन की पार्टियां साथ में आई हैं तो वोटरों में विश्वास पैदा हुआ है। अब यूपी में जहां तक रिपोर्ट आ रही है, सीधी लड़ाई सपा गठबंधन और बसपा के बीच है। कांग्रेस उनके साथ है सपा के,
और बीजेपी तीसरे स्थान पे इसीलिए तो जिस तरह की भाषा शमशान, कब्रस्तान, दिवाली, नहीं सर, मैं तर्क इसलिए दे रहा हूँ कसाब, नवाब मलिक साहब, मैं तर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नोटबंदी के बाद ये बहुत बड़ा इलेक्शन था जिसमें बीजेपी को महाराष्ट्र सिविक पोल्स में भी लोगों ने अपने सिर पे बैठाया है और मुंबई में भी उनकी सीटें ट्रिपल हो गई है, इसलिए मैं ये तर्क दे रहा हूँ। सोनिया गांधी मौत का सौदागर बुलाती है, वो आपको मंजूर है? अभी आप मुझे जवाब देने, जवाब दीजिए नवाब मलिक जी, जवाब दीजिए। बहन जी, संजू वर्मा होल्ड, बहन जी, हमारे जवानों के बारे में राहुल गांधी बोलते हैं बहन जी जरा सुनने की ताकत, उस वक्त आपने कोई टिप्पणी नहीं की। प्रधानमंत्री ने कब्रिस्तान और शमशान की बात क्या कर दी? बहन जी आप बहुत उत्तेजित हो गए। बहन जी बोलने दीजिए, नवाब मलिक को बोलने दीजिए। संजू वर्मा नवाब मलिक को बोलने दीजिए। संजू वर्मा रुकिए, संजू वर्मा रुकिए, बहन जी बोलने दीजिए, संजू वर्मा बोलने दीजिए। संजू वर्मा आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। तब आपने कोई संजू वर्मा की ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। नवाब मलिक बोलिए। बहन जी आज हम बड़े उत्तेजित हैं क्योंकि मोदी जी ने शमशान और कब्रिस्तान की बात की। बहन जी बोलने दीजिए। ऐसा है कि नोटबंदी की जब बात हो रही है तो सबसे ज्यादा नोटबंदी का विरोध शिवसेना ने किया था। अब हमारी बहन यहाँ शोर मचा रही है। तुम्हारे एक विधायक ने कहा कि सैनिक वहां पे बाउंड्री पे 10 महीने रहता है तो यहाँ मिठाई कैसे बांटता है? बेशर्मी की हद पूरी कर गए आपके विधायक ने। आपके विधायक ने देश के हर फौजी का मजाक उड़ाने का काम किया। देश की फौजियों की, महिलाओं की, बीवियों की पूरी तरह से बदनामी करने का काम किया है। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि देश में सीमाओं की रक्षा करने वाले हर जवान, उनकी पत्नियों का अपमान करने वाली पार्टी और इस भाषा का आप बात करती है। आप देखिए आपका विधायक क्या बोलता है महाराष्ट्र में कि मिठाई कैसे बांटते हैं फौजी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। किस भाषा का प्रयोग आपका विधायक कर रहा था सार्वजनिक सभा में? आप फौज की बात करते हैं। संजू रुकिए। अपमान करने वाली पार्टी, महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी और बस बेशर्मी की हद पूरी करने वाली पार्टी। ओके संजू, ओके। नवाब मलिक जी ओके। नवाब मलिक अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे लखनऊ से थ्रू हो गए, मैं संजू मिश्रा उनके पास जाऊंगा। उनसे अभी तक एक सवाल नहीं हो पाया। अपमान आपकी पार्टी ने किया, उनकी पत्नियों पे लांछन लगाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कौन सी भाषा बोलते हैं देश में? क्या बात करते हैं सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के बारे में? उनकी पत्नियों का अपमान। संजीव, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बेशर्म और संजू मिश्रा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? विचार रखने वाला दल आपका दल। ओके संजू रुकिए। आपका दल क्या है? संजीव मिश्रा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है संजीव मिश्रा तक मेरी आवाज नहीं जा रही। के लोगों को हमको जो करना था हमने करके दिखाया है चुनाव का काम करते हैं द्वारा। और भाषा। चलिए ठीक है। ओके संजय, रुकिए। नीरजा जी मैं आपके पास आऊंगा। ओके नवाब मलिक जी, ओके नवाब मलिक जी। पूरे सैनिकों की पत्नियों का अपमान करने का काम करते हैं। सर अब अपमान क्या कि सम्मान क्या ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को लोगों ने बीजेपी का सम्मान किया, ये फैक्ट है आज का। नीरजा जी, सवाल यही पे मैं आपसे आगे लेके जाऊंगा, यही सवाल कि अगर बीजेपी ने नोटबंदी करके गलत काम किया होता तो क्या इस तरह का रिजल्ट आता? क्या ये नोटबंदी का रेफरेंडम माना जाए, जिस तरह से खुद फाइनेंस मिनिस्टर ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये नोटबंदी का रेफरेंडम है? और क्या राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, क्योंकि सोनिया गांधी इतनी एक्टिव नहीं है अभी पॉलिटिक्स में और राहुल गांधी ही फ्रंट से लीड करते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस को, क्या राहुल गांधी वाली के लीडरशिप वाली कांग्रेस को जनता स्वीकार नहीं कर रही है क्या, चाहे वो एक सिविक पोल्स हो चाहे असेंबली पोल्स हो? देखिए, 2-3 बातें मैं कहूँगी बहुत जल्दी से। एक तो ये कि नोटबंदी चाहे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ हो नहीं हुआ हो, उसकी दो व्यूज़ हो सकते हैं। ये तो आज के वोट से क्लियर है कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट नहीं आता मुझे लगता है। जहाँ तक राहुल गांधी के नेतृत्व का सवाल है, कांग्रेस को ज़रूरत है इस समय सही मायने में इंट्रोस्पेक्शन करने की, क्योंकि ये सही बात है बिहार में थोड़ा बहुत जीती हो, कांग्रेस स्टेट आफ्टर स्टेट हार रही है। अब ये 5 असेंबलीज में क्या होगा देखने लायक चीज़ होगी। अभी तक वो इंट्रोस्पेक्शन मुझे लगता नहीं उस मायने में किया गया है, या किया भी गया है तो उस पे एक्शन लिया गया है। और संजू वर्मा से मैं कहूंगी बहुत नम्रता से कि आज का दिन तो आपका दिन है, आज तो मत लड़िए। आज तो आपके चेहरे पर संजू एक अच्छी मुस्कान होनी चाहिए बजाय आंखों में गुस्से के। नवाब मलिक जी कहते हैं
कि बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया। अरे आज तो बीजेपी को बधाई दो, यहां पर किसी ने तो बधाई तक नहीं दी है बीजेपी को। नीरजा जी, इस बात पे गौर कीजिए। नहीं, बधाई तो बनती है, बधाई तो बनती है। महाराष्ट्र इज अ प्लेजेंट। संजू मिश्रा, अब तक मेरी आवाज आ रही है? संजू मिश्रा ने तो यहां तक नवाब मलिक जी को इतना झटका लगा। संजू मिश्रा, एक तो हमारे बीजेपी की पैनलिस्ट संजू वर्मा को शिकायत है आप में से किसी ने उनको बधाई नहीं दी इतनी अच्छी जीत के बावजूद। कम से कम इतनी कर्सी तो हम सब में होनी चाहिए। मैंने तो दी है, आप लोग देना चाहते हो तो प्लीज दे सकते हैं। लेकिन संजू मिश्रा, जिस तरह से मेरे नहीं सवाल सुन लीजिए फिर आप आते हैं। जनादेश ने तो हमारा संजू मिश्रा, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, और उनका विश्लेषण भी यही है कि राहुल गांधी वाली कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, और उसी राहुल गांधी वाली कांग्रेस से आपने गठबंधन किया है। मेरा सवाल आप सुन नहीं पा रहे थे, मैंने शुरू में भी आपसे यही पूछा कि क्या अब डर है? एक तो नोटबंदी का रेफरेंडम माने तो भी लोगों ने सराहा, दूसरा कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है, तो क्या डर है कि कहीं अब कांग्रेस आपके लिए ही खतरा ना बन जाए? नहीं, देखिए गौरव, दो तीन चीजें मैं रखना चाहता हूं। एक तो बहुत साफ सी बधाई देंगे कि नहीं? संजू वेट कर रही हैं। बीएमसी के चुनाव में और पंजाब में जो चुनाव हुआ था नगर पालिका नगर निगम का, उनके चुनाव की तुलना उत्तर प्रदेश के चुनाव से, विधानसभा चुनाव से बिल्कुल नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री है इस समय, उत्तर प्रदेश से गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश ने 71 और 2 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को दिए हैं। उसके बावजूद ही उत्तर प्रदेश से सौतेला व्यवहार किया, कोई काम नहीं किया। आपने जो 2014 में कमिट। सर, मुझे एक सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। महंगाई, आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। संजू मिश्रा, आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नोटबंदी के बाद आप लोगों ने, सब लोगों ने कटघरे में खड़ा किया था सरकार को। आप काला धन नहीं ला पाए, आप सब लोगों ने नोटबंदी में सवाल कटघरे में खड़ा किया था सरकार को। काला धन ला पाए तो फांसी पे लटका देना, और भ्रष्टाचार भी दूर करने की जो बात थी, तो व्यापम कितना बड़ा घोटाला हुआ, 150 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। और अब तो वहां के जो स्टूडेंट्स थे एमबीबीएस के 6-6.5, अब भी आप घोटाला कह रहे हैं संजू मिश्रा, अब भी आप घोटाला कह रहे हैं। जब महाराष्ट्र में 10 में से 8 सिविक बॉडीज को जीते बीजेपी, आज कब्रिस्तान और शमशान की जो बात हो रही है, गौरव जी मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, शमशान और कब्रिस्तान की बात कि जब अंत समय आता है तो इन तरीके की बातें होती है, और भारतीय जनता पार्टी का अंत समय आ गया है। संजू वर्मा क्विक रिप्लाई, उत्तर प्रदेश 2017 का चुनाव है, भाजपा की ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा। संजू वर्मा क्विक रिप्लाई, घोटाला है, अभी भी घोटाला है ये। हाँ, तो मैं अभी जवाब दूं? गौरव जी, हम लोगों को समय दे दीजिए। खान साहब आ रहा हूं, खान साहब आ रहा हूं, हम लोगों को समय दे दीजिए। मैं बात कर, संजू वर्मा बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं संजीव मिश्रा जी से एक बात कहना चाहती हूं। आप यहां पर टीवी स्टूडियोज में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सुल्तानपुर में अरुण वर्मा, अरे 1 साल में 2 करोड़ नौकरियों के बारे में बता दो संजीव वर्मा। किया हुआ है केवल एक प्रश्न, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे मोदी जी, जरा बताइए कितनी नौकरियां दे दी? आज 3.25 साल में लगभग 5 करोड़ नौकरियां हो जाती। क्या उत्तर प्रदेश में क्या मुंह लेकर के आएंगे? आज यहाँ जुमलेबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो हालात है उत्तर प्रदेश के, मैं बता दूं आपको, आपके पास उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, आपके पास उत्तर प्रदेश में आप ही लोग एक दूसरे के बीच में बोलते हैं, मैं तो किसी को नहीं बोलता, मैं तो किसी को नहीं बोलता आप लोगों में से किसी को। आप ही एक दूसरे के बीच में बोलते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं बात करूंगा, ये बात करें। उत्तर प्रदेश का जरा दौरा कर लीजिएगा संजू वर्मा जी, और आइएगा यहाँ किसी घर में जाओगी, अगर वोट मांगे भाजपा के नाम पे तो हो सकता है जो कहा था राजनाथ सिंह ने पंजाब में कि वोट भले ही मत दो भाजपा को, लेकिन जूते मत फेंको। वो हालात है उत्तर प्रदेश में। जरा संजू वर्मा जी, बंबई में बैठ करके नहीं, उत्तर प्रदेश में आके वोट तो मांग लिया करके। यहाँ प्रत्याशी आपके दौड़ाए जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया। संजू मिश्रा, गायत्री प्रजापति, संजू मिश्रा, गायत्री प्रजापति, अरुण वर्मा, रविदास मेहरोत्रा, इसका भी तो जवाब दीजिए ना संजू मिश्रा। अहमद खान, आप ओके, अहमद खान मैं आपसे पूछूंगा। अहमद खान, लोगों पर गायत्री प्रजापति, अहमद खान, गायत्री प्रजापति, अरुण वर्मा, रविदास मेहरोत्रा, इन सब का असर नहीं पड़ता जनता पर? अहमद खान, गो अहेड। संजू मिश्रा रुकिए, जाने वाले संजू मिश्रा रुकिए, संजू मिश्रा रुकिए, 2019 संजू मिश्रा रुकिए, संजू मिश्रा रुकिए, संजू मिश्रा रुकिए, अहमद खान गो अहेड, संजू वर्मा रुकिए, संजू वर्मा रुकिए, अहमद खान, वाघमारे साहब 2 मिनट में आ रहा हूँ, वाघमारे साहब 2 मिनट में आ रहा हूँ। अहमद खान, आपको बोलना है, वाघमारे साहब के पास जाऊँ? बता दीजिए, बहुत ज्यादा आपके पास काबिलियत है। अहमद खान, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
और आप फिर कानून एमएच खान, बड़ी-बड़ी गायत्री बातें प्रजापति, टीवी स्टूडियो 20 पर। सेकंड आपके आपको पास। शर्म गायत्री आनी प्रजापति, चाहिए। अरुण वर्मा, रविदास मेहरोत्रा, डिंपल यादव की हुटिंग, क्या इन सब का असर नहीं पड़ता? जब्त हो जाएंगी। गाजियाबाद अलीगढ़ हाईवे पर जी संजू मिश्रा, होल्ड ऑन। मैंने पहले भी दूरी कहा पर, है, और आप बोल संजू रहे हैं वर्मा हमारी रुकिए, संजू न्याय वर्मा व्यवस्था रुकिए। पर हमें बहुत अभिमान है। संजू वर्मा रुकिए। किस बात का अभिमान है एमएच खान आपको? को है, किस बात संजू का? वर्मा जी सबके बीच में बोल, एमएच खान जी को लाइए स्क्रीन पर, एमएच खान जी को स्क्रीन पर लाइए, एमएच खान जी को लाइए बड़े स्क्रीन चैनल पे बैठी हैं, लाखों लोग एमएच खान जी को लाइए स्क्रीन पर। मछली बाजार में आप केवल बीच में एमएच खान जी को लाइए स्क्रीन पे, बाकी सबकी ऑडियो म्यूट कीजिए। एमएच खान जी को लाइए। प्रतिनिधि को भी नहीं बीच में बोलना चाहिए। एमएच खान आप बोलिए, रुकिए संजू मिश्रा। इस तरह से मजाक हो रहा है डिबेट का, मुझे तो शर्म आ रही है, बाकी लोगों को शर्म आ रही नहीं आ रही, हम नहीं जानते हैं कि किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, अपनी बात कहे जा रही है। एमएच खान बताइए, इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? छोड़िए सब। एमएच खान, गायत्री प्रजापति, अरुण वर्मा, रविदास मेहरोत्रा और डिंपल यादव की हुटिंग, इन सब का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा यूपी चुनाव पर? बीएमसी का तो आप लोग नहीं मान रहे। अरे पहले से भी पड़ रहा है, मैं कह रहा हूं इसका असर पहले से भी पड़ रहा है। 400 से 500 दंगे हो चुके हैं, उसका असर है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। न हिंदू चाहता है न मुसलमान चाहता है कि दंगे हो, अमन चैन से रहना चाहता है। और ये दंगा रोकने में मुख्यमंत्री जी असफल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दागी रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री अभी गायत्री प्रजापति का इस्तीफा नहीं हुआ। आपको समय दिया गया था, आप नहीं बोल रहे थे, आप रुकिए, अभी रुकिए। आज अगर कोई आपके खिलाफ एफआईआर लिखा देगा तो क्या आप ऐसा करेंगे? हो जाएगी, जांच होती है हर चीज की। ऐसा नहीं है, सब चीजें झूठी बातें मत करिए। 5 साल का आप अपना काम बनाइए। होल्ड ऑन। अगर चिल्ला 5 साल में आप अपने बसपा ने क्या किया, मायावती जी ने क्या किया वो बताइए। ये तो कोई बात नहीं हुई। 5 साल में आपने क्या किया वो बताइए। आप आपने खिसियाली बिल्ली 5 साल में आपने क्या किया वो बताइए। तो दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं। 5 साल में आप बताइए क्या किया। मुख्यमंत्री मायावती जी ने क्या किया? मुख्यमंत्री है, ये वही उत्तर प्रदेश है। 3 सीएमओ के मर्डर पड़े हुए हैं, 3 सीएमओ के मर्डर हुए थे। इंजीनियर विजय कुमार गुप्ता की अपहरण करके हत्या हुई थी और सारे मंत्री आपके भ्रष्टाचार में लिप्त थे। संजू मिश्रा होल्ड ऑन, संजू मिश्रा होल्ड ऑन। ओके 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 ओके, संजू मिश्रा होल्ड ऑन। आंदोलन किया। संजू मिश्रा रुकिए, संजू मिश्रा रुकिए। एमएच खान साहब ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। एमएच खान साहब ओके, एमएच खान साहब ओके, एमएच खान साहब ओके। संजू मिश्रा रुकिए। वाघमारे साहब, वाघमारे साहब, वाघमारे साहब, वाघमारे साहब, वाघमारे साहब। ओके ओके, संजू मिश्रा और एमएच खान साहब रुकिए सर। सर अभी आप कह रहे थे मछली बाजार और अब आप खुद चिल्ला रहे हैं। रुकिए सर, मैं ऑडियो म्यूट करवाऊंगा। सर मैं ऑडियो म्यूट करवाऊंगा, डिबेट ऐसे नहीं होगी। रुकिए 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 रुकिए, इट्स माय डिबेट। Sir, I'll operate it. I'll handle it. Please hold on, hold on, hold on, hold on. डॉक्टर राजू वाघमारे, डॉक्टर राजू वाघमारे, जब मुख्यमंत्री और गठबंधन करने वाला प्रमुख नेता खुद ये बोल दे कि ये मजबूरी का गठबंधन है, उसके बावजूद आप लोग गठबंधन में हैं, तो पहले तो रेस्पेक्ट पे सवाल। दूसरा सवाल कि जिस तरह से आपको महाराष्ट्र में जो आपका गढ़ था वहां लोगों ने नकार दिया, तो 27 साल से जिस सूबे में आप सरकार में नहीं है वहां क्यों लोग आपको चुनेंगे? सबसे पहली बात यह है कि ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस को थोड़ी बहुत हार का सामना करना पड़ रहा है, तो ये पहला इलेक्शन है। अगर इसके पहले का 2 महीना पहले का इलेक्शन देखते हो तो उसमें भी हमारा काम अच्छा हो गया है। तो एक इलेक्शन हारने से उसका असर यूपी में गिरेगा ये मानना सरासर गलत है। महाराष्ट्र के प्रॉब्लम्स अलग है, यूपी के प्रॉब्लम्स अलग है, पंजाब के पार्टी एक है, तो अगर लीडरशिप एक है, स्टेट को और नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी से महाराष्ट्र में भी लोगों को दिक्कत हुई होगी। महाराष्ट्र के अंदर अगर एक इलेक्शन में थोड़ा परिणाम क्या गलत हो गया तो आप बोल इसको आप थोड़ा कहते हैं, इसको आप थोड़ा कहते हैं संजू मिश्रा वाघमारे, ये कैसा तर्क है वाघमारे साहब? इसको आप थोड़ा कहते हैं? तर्क है आपका गौरव जी? सर 52 सीटें थी, 30 सीटों पर सिमट गए, इसको आप थोड़ा कहते हैं? इसीलिए आप लोग 44 सीटों पर भी अपने आप हार मानने को तैयार नहीं है। एक स्थानिक भाजपा को स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन का देश में कांग्रेस हर इलेक्शन हार रही है। लोकसभा में 44, महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में 42, बीएमसी में अभी पूरा वर्चस्व खत्म हो चुका है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन हारी जा रही है खाली 2 सांसद और फिर भी इनकी अकड़ देखिए। पूरे 70 साल में बीजेपी आपने नीरजा चौधरी को सुना कि नहीं सुना? आप ये मानते हैं ना, देश की जानी मानी जर्नलिस्ट में से एक है, पॉलिटिक्स की समझ हमसे ज्यादा है, इंदिरा गांधी के जमाने को देख रही हैं और राहुल गांधी को भी देख रही हैं। जब वो ये कह रही है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है तो एक्सेप्ट कीजिए ना इसको। कितना भ्रष्टाचार कम किया,
कितनी महंगाई कम की। वाघमारे साहब, ये मुंबई की जनता ने तय कर दिया किसने भ्रष्टाचार कम किया, किसने महंगाई कम की। वाघमारे साहब मेरा सवाल सुनिए। वाघमारे साहब सर, बोलते रहने से फैक्ट नहीं रुक जाता, या फैक्ट नहीं पीछे हो जाता। एक इलेक्शन तथ्य ये है वाघमारे साहब, तथ्य ये है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस लगातार हार रही है, उसके बावजूद आप लोग इंट्रोस्पेक्शन करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी की लीडरशिप महाराष्ट्र में आपको 42 सीटें मिली थी विधानसभा में, और लोकसभा चुनाव में 42 और 44 के बीच में आपकी नैया डूबी हुई है वाघमारे साहब। 42 और 44 के बीच में आपकी नैया डूबी हुई है बीजेपी, और आप आकर यहाँ कहते हैं कि आप एक ही इलेक्शन हारे हैं। चालू किया है, इंट्रोस्पेक्शन करना तो दूर की बात है, आप तो अपनी हार को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब 2019 में आपको 4 सीटें लोकसभा में तय है। सांसद लेके कोने में बैठी थी। 2019 में 44 नहीं 4 सीटों की तैयारी कर लीजिए वाघमारे साहब। इतना जोर आ गया। वाघमारे साहब जोर आना भी चाहिए। वाघमारे साहब जोर आना भी चाहिए। आपका जोर गायब हो रहा है, यही तो दिक्कत है। आपका जोर गायब हो रहा है। आप कहाँ थे? आपके राहुल गांधी ने कितनी रैलीज यहाँ की मुंबई महाराष्ट्र में, और फडणवीस जी को देखिए क्या कर रहे थे? एक दिन में 6-6 अरे 7 राहुल जी की बात छोड़िए, आपके जो झूठे मतलब आप नहीं गिनते राहुल जी को, मतलब आप राहुल जी को नहीं गिनते। वाघमारे साहब जिस तरह आप महाराष्ट्र में हारे हैं, वैसे ही आपका गठबंधन यूपी में भी मुंह की चोट खाएगा। ये लिखवा लीजिए मुझसे। महंगाई कम करने वाले थे, बेरोजगारी कम करने वाले थे, जवानों के। ठीक है, ओके मेरे पास समय कम है, रुकिए मेरे पास समय कम है। संजू वर्मा, नवाब मलिक और नीरजा जी के पास जाना मुझे। संजू वर्मा, ओके संजू वर्मा रुकिए। संजू वर्मा मेरा सवाल सुनिए। वाघमारे साहब हो गया आपका, वाघमारे साहब टाइम खत्म आपका, वाघमारे साहब आपका टाइम खत्म, मैं आऊंगा आपके पास। संजू वर्मा मेरा सवाल सुनिए। संजू वर्मा मेरा सवाल सुनिए। संजू वर्मा मेरा सवाल सुनिए। संजू वर्मा रुकिए। वाघमारे साहब की ऑडियो म्यूट करनी पड़ेगी। संजू वर्मा मेरा सवाल सुनिए पहले, फिर आप बोलिएगा। और छूटी संजू वर्मा, मैं आपके ऑडियो म्यूट करवा दूंगा, तब आप मेरे सवाल सुनेंगे। फिर संजू वर्मा, अगर आपने काम किया है, संजू वर्मा अगर आपने नोटबंदी जैसा काम करके बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर कसाब क्यों याद आ रहा है आपको यूपी में? फिर ये आप कसाब की नई परिभाषा क्यों गढ़ रही है? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। अपना सवाल दोहराइए। बहुत आपने नोटबंदी करके बहुत अच्छा काम किया, आपकी केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है 3 सालों में, भ्रष्टाचार आपने खत्म कर दिया, फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कसाब क्यों याद आता है? ये कसाब कहां से आ गया यूपी चुनावों में? देखिए गौरव, कसाब की बात, हिटलर कौन है, मौत का सौदागर, इससे ऊपर उठ के आज हम ये बहस कर रहे हैं। और मैं एक ही चीज आपसे और आपके दर्शकों से और आपके पैनलिस्ट से कहना चाहूंगी कि डीमोनेटाइजेशन के बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मेरा सवाल आप समझी नहीं या समझना चाहती नहीं। इसमें भरत दाभोलकर डिबेट पाइए, आपके पास जवाब नहीं है। आप शिवसेना का नोटबंदी में विरोध कर रही थी, वो नंबर 1 पाई है। आप कहाँ हैं? हवा में मत घूमिए। ओके मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हो, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। मैं दाभोलकर साहब को लाना चाहूंगा इसकी बात। होल्ड ऑन संजू वर्मा, होल्ड ऑन मिस्टर दाभोलकर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और एक मुंबईकर होने के नाते आप भी बीएमसी के और महाराष्ट्र के सिविक पोल्स को जरूर ट्रैक कर रहे होंगे। आप कैसे देखते हैं इन नतीजों को, और बीजेपी की इस जीत को आप क्या मानते हैं? मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो सॉल्यूशन हो नहीं सकते कि अगर 9-10 में से अगर 9 कॉरपोरेशंस बीजेपी जीतती है तो निश्चित उनकी जीत है ये। लेकिन एक मॉरल विक्ट्री शिवसेना की ये है कि उन्होंने कहा था कि हमारी सीट ज़्यादा आएगी, तो 2 हो ना हो, लेकिन 2 ज़्यादा आ गई तो उनके लिए एक वो कंसोलेशन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके आगे अभी क्या होगा, जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन होने पड़ेगी उसके बारे में अब सोचना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, अनलेस कोई डकवर्थ लुइस में से सर। लेकिन जिस तरह से शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीजेपी की सरकार है सूबे में, उसके बाद बीजेपी को इन सिविक पोल्स में इतनी बढ़त मिली है, इसका मतलब तो ये स्टैंप पे जो एग्जिस्टिंग बीएमसी में मेयर है उनके कामकाज पर और उस सिविक बॉडी पर, मतलब ये पार्टियां मुंबई में और महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही हैं। फिर नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये मुंबई का मेयर कौन है, मेरे ख्याल से 90% लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मेयर की पोस्ट ऐसी है
कि वो लोगों के सामने आते नहीं कभी, अनलेस देयर इज सम फंक्शन वगैरह। तो मेयर के बारे में कि मेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर ये कोई ऐसे नतीजे नहीं आते। मेरे ख्याल से एक एंटी इनकम्बेंसी अगर हम सोचते थे तो वो हुआ नहीं है इसमें। उनको भले कि पूरी मेजॉरिटी मिली नहीं, लेकिन फिर भी 84 एंड 82 इज़ अ वेरी गुड नंबर कि इन दोनों पार्टी की अब तक कॉर्पोरेशन पे उनकी। सर एक छोटा सा सवाल 10 सेकंड में आंसर चाहूंगा। बहुत ज्यादा इन दोनों पार्टियों में इस चुनाव में एक दूसरे पर खींचतान और आरोप प्रत्यारोप देखे गए। आपको लगता है कि ये इलेक्शन के जैसे विधानसभा में देखा, इस बीएमसी इलेक्शन में भी यही होगा, दोनों मिल जाएंगे, या लगता है आपको कि इस बार तलाक पक्का है? नहीं, मुझे लगता है कि मिल जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में होता रहता है ये दोनों पार्टी स्टेट में भी साथ में हैं, तो गालियां देते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन साथ में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार म्यूनसिपैलिटी में लोग हाथ मिलाकर आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। नवाब मलिक आपके पास आऊंगा। नीरजा जी आपके पास आ रहा हूं। नवाब मलिक, क्या मानते हैं आप कि 2019 में एक नई तरह की राजनीति का वक्त आ गया? जिस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिले हैं और जिस तरह से बीजेपी एक के बाद पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है, अगर बीजेपी को 2019 में रोकना होगा तो एनसीपी, सपा, बीएसपी सबको एक साथ आना होगा? नहीं, देखिए ऐसा एक व्यापक मोर्चा तो देश में बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल रहा है। तो अगर मतों का विभाजन रुकेगा तो निश्चित रूप से जो बिहार में नतीजे है उस तरह के नतीजे 2019 में आएंगे। मत विभाजन का फायदा ही 2014 में हुआ। मत विभाजन का फायदा जहां जहां विभाजित होता है मत उसका होता है। खुद बीजेपी ने कहा कि सभी वोट इकट्ठा हो गए इसलिए हम बिहार में हार गए। तो विभाजन रुकेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मतलब ये नीरजा जी, फिर जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो हम जोक्स पढ़ते हैं ये बिल्कुल रियलिटी है कि ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है। देखिए वो तो एक रियलिटी है इस समय की, और ऑपोजिशन पार्टीज सोचेंगी ये, अगर पर्टिकुलरली अगर बीजेपी यूपी जीत जाती है तो क्या सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी ये सब हाथ मिलाएंगे 2019 को मद्देनजर रख के? ये सवाल उठेगा, बिल्कुल उठेगा। एक ज़माने में जैसे एंटी कांग्रेस को टेक ऑन करने के लिए सारी नॉन कांग्रेस पार्टियां इकट्ठी हो गई थी। 89 में भी हुआ, 67 में स्टेट लेवल पे हुआ था। तो उस तरह का फिर कांग्रेस वीकन होती चली गई, एक कोएलिशन का दौर आया और 2014 में फिर एक मेजॉरिटी रूल आया है। तो मुझे लगता है नॉन बीजेपीइज्म को लेके भी ये दौर चलेगा। अगर मान लीजिए भाजपा नहीं जीतती है यूपी में और पंजाब हार जाती है तो फिर सवाल होगा कि सिलेक्टिवली कैसे जाएंगे ये, कि कौन, क्या बसपा और सपा इकट्ठे हो सकते हैं? शायद नहीं हो। लेकिन अगर हार गई दोनों पार्टियां तो बसपा सपा भी दोबारा सोचना पड़ेगा उन्हें कि क्या उन्हें इकट्ठा होने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता नहीं है लोकल इलेक्शंस का उत्तर प्रदेश ऑनगोइंग इलेक्शन पे ज्यादा असर होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक छोटा सा कमेंट संजीव मिश्रा आपसे लूंगा, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं और मैं चाहूंगा कि आप उस छोटी सी लिमिट का रेस्पेक्ट करें। 20 सेकंड है आपके पास। आपको उत्तर प्रदेश पे बीएमसी का कोई प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन आपको कम से कम उत्तर प्रदेश पे पीएम मोदी का प्रभाव दिखता होगा, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि मोदी वेव इंटैक्ट दिखी है। संजीव मिश्रा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बोलो। हाँ, क्या मेरे से प्रश्न है? जी आपसे। हाँ, प्रश्न एक बार फिर से कह दीजिए। मोदी वेव क्या ये ना माने कि मोदी वेव अभी तक लगातार इंटैक्ट है और 2014 के बाद इन इलेक्शंस में भी मोदी वेव दिखी है और उत्तर प्रदेश में भी उसका असर दिख सकता है, क्योंकि उन्होंने रैलियां भी डबल कर दी हैं यूपी में। देखिए गौरव जी, एक चीज बहुत साफ सी है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। और जिस तरीके से मोदी जी अपने भाषण में तमाम नई तरीके की जुमले इजाद कर रहे हैं, कहीं स्कैम की बात करते हैं, कहीं इस तरीके की बातें करते, तो ये भ्रमित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जनता को। यू मेड योर पॉइंट संजू वर्मा। ओके,
जो 20 सेकंड हो गए सर। जी, मैं बोलना चाहती हूँ। संजू वर्मा, बिल्कुल आपके पास 20 सेकंड है, 20 से 25 सेकंड। खान साहब आ रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश की जनता आपके चेहरे को समझ गई है। 2014 से केवल जुमलेबाजी सुन रही है। संजू वर्मा 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश की गो अहेड संजू वर्मा। ओके, यू मेड यू पॉइंट सर, वरना मैं सबके पास नहीं जा पाऊंगा। वाघमारे साहब भी बोल रहे हैं, उनको भी बोलना है। मार्च को आएगा, लेकिन संजू वर्मा गो अहेड। पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं उजागर किया है, इनको बोलिए चुप होने को। संजीव होल्ड ऑन, संजीव होल्ड ऑन, मुख्यमंत्री बनाना, संजीव होल्ड ऑन, संजू वर्मा बोलिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ओके सर, 20 सेकंड से ज्यादा हो गया ये तो। फिर से गठबंधन गौरव जी फिराक में है, तो ये जान लीजिए सर, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा सर, रोज ऐसे नहीं चलेगा। आज आपको रुकना पड़ेगा। संजू वर्मा आप बोलिए, उनकी आवाज सुनानी पड़ेगी। संजीव जी, हमारे कान पक चुके हैं, अभी बस कीजिए, बस कीजिए, अभी आपके टाइम का उल्लंघन मत कीजिए। गौरव जी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, और अखिलेश यादव को इस बार उनकी प्रजा दिखाएगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, जो यूपी का हाल है, अंधेर नगरी चौपट राजा, चौपट। चलिए, अभी तो जनता तय करेगी कि कौन किसकी नगरी अंधेर है और किसका राज चौपट हुआ। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया और माफ कीजिएगा जिनके पास नहीं जा पाया। अगली बार कोशिश करूंगा कि आपको बोलने का मौका दूं। लेकिन बीएमसी का यूपी इंपैक्ट अगर आप खोजने बैठे तो ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें रह जाएंगी। लेकिन एक बात जो निकल कर आई है वो ये सामने कि कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। हां, अब शिवसेना का क्या मूव होगा अगला, किन शर्तों पर नेगोशिएशन होगा बीएमसी में, और क्या वाकई यूपी के लिए यहां से कोई संकेत मिलता है, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार। अपना फीडबैक #BSBD पर देते रहिए। नमस्कार।